हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 9 का मृदा चैप्टर देखने वाले हैं। इसके प्रीवियस पार्ट जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें मैंने मृदा यानी कि मिट्टी के बारे में और मिट्टी हमारे जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और मृदा के जो है संस्तर यानी कि मृदा के जो है परतों के बारे में डिटेल वे में स्टडी किया था। और आज हम मृदा के प्रकार के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे मृदा के प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं कि सैलों के अपक्षय यानी कि चट्टानों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू, चिकनी मिट्टी, क्ले सम्मिलित है। और किसी मृदा में ना बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शैल पर ना डिपेंड करता है यानी कि निर्भर करता है, जिससे उसके कण जो है वो बने होते हैं। तो शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण जो है क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे कि बैक्टीरिया, पादप मूल, केचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं, जो कि मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, मृदा को ना उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आमाप यानी कि साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और यदि जो है ध्यान रखेंगे, यदि मृदा में बड़े बड़े कण का अनुपात अधिक होता है तो उसे कहते हैं बलुई मृदा। और यदि बारीक सूक्ष्म कण होते हैं अपेक्षाकृत तो ये होते हैं मृण्मय। क्या होते हैं? मृण्मय मृदा। और यदि जो है बड़े और छोटे कणों की मात्रा जो है लगभग समान होती है तो उसे दुमटी मिट्टी कहते हैं। दुमटी मतलब दो प्रकार की, बड़ी आकार की भी और छोटी आकार की। यानी कि मृदा का वर्गीकरण जो है बलुई, दुमटी और मृण्मय के रूप में किया जाता है। ठीक है, और मृदा के कणों के आमाप यानी कि साइज का ना उनके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं मिट्टी से। ठीक है, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते और इसलिए इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं। और ये स्थान जो होते हैं ना, ये भरे होते हैं किससे? वायु से। किससे? वायु से। और हम ये कह सकते हैं कि बालू जो है सुवातित होती है यानी कि बालू में वायु का आवागमन होता है। और बालू के कणों के बीच के स्थानों में से ना जल की निकासी बहुत तेजी से हो जाती है, जल बहुत तेजी से निकल जाता है। अतः बलुई मृदा जो है हल्की, सुवातित और क्या होती है? शुष्क होती है। मृत्तिका चिकनी मिट्टी के कण जो होते हैं वो सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जो है जुड़े होते हैं। इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठीक है, और बलुई मृदा के विपरीत ना इनके कण जो है इनके बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है यानी कि चिकनी मिट्टी में वायु जो होती है वो कम होती है। ये सब आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन ये भारी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। ठीक है, पादपों को उगाने के लिए ना सबसे अच्छी शीर्ष मृदा जो होती है वो दोमट मृदा होती है। तो दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी, गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। ठीक है, गाद नदी तलों के आधारों में निक्षेप जो होते हैं इनके रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, गाद कणों का जो साइज होता है ना वो बालू और चिकनी मिट्टी के आमापों के बीच का होता है। और दुमटी मृदा में ना ह्यूमस भी होता है। और इस प्रकार की मृदा में जो है पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण की क्षमता भी होती है। अब आइए एक क्रियाकलाप से समझने का प्रयास करते हैं। मृण्मय, दुमटी और बलुई मृदा के नमूने एकत्रित कीजिए। अब किसी एक नमूने में से मुट्ठी भर मृदा लीजिए। इनमें से जो है कंकड़, पत्थर, घास के तिनके इनको निकाल लीजिए। अब इनमें बूंद बूंद करके जल डालिए और इसे गूंद लीजिए आटे की तरह। ठीक है, केवल इतना जल डालें कि ये मृदा का गोला बनाया जा सके जिस प्रकार इसमें बनाया गया है। ये देखिए मृदा लिया गया है, इसे गूंदा जा रहा है। ठीक है, गोल गोल बना दिया गया है, फिर ये जो है शेप्स दिए जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रहे कि ये चिपचिपा नहीं होना चाहिए, यानी कि मृदा से गोला बनाने का प्रयास करें और किसी समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेल लें और इस बेलन से ना छल्ला बनाने का प्रयास करें। ये देखिए जिस प्रकार जो है ये छल्ला बनाया गया है, तो छल्ला बनाने का प्रयास करें और इस क्रियाकलाप को मृदा के अन्य नमूनों के साथ दोहराइए। बलुई मृदा के साथ तो ये नमूना जो है बिल्कुल नहीं बनेगा, चिकनी मिट्टी, दुमटी मिट्टी के साथ बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो अगर बेसिकली हमने ये तो जो है साइज के आधार पे मृदा के प्रकार देखे, अब जो है हम मिट्टियों के उनके स्थान के आधार पर जो है प्रकार देखेंगे। सबसे
पहला जो है प्रकार जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो है पर्वतीय मिट्टी। कौन सी है? पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, और जो है और भारत के क्षेत्रफल में जो है पाई जाने वाली मिट्टी जो है, ठीक है, तो पर्वतीय मिट्टी हो गई, दूसरी हो गई जलोढ़ मृदा, तीसरी हो गई काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, और चौथी हो गई लैटेराइट सॉइल, और पांचवी हो गई लाल मृदा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जलोढ़ मृदा के बारे में। देखिए, जलोढ़ मृदा को ना कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। मैं इसको रब करके जलोढ़ डाल देती हूँ। ठीक है, जलोढ़ मृदा, इसे जो है कॉप या कछारी मृदा भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में, जो जो मैं चीज़ें बताने जा रही हूँ नोट डाउन करते जाना। और उत्तर भारत के मैदान में ये पाई जाती है। ठीक है, सतलज के मैदान से ब्रह्मपुत्र के मैदान तक, और तटीय क्षेत्र में पूर्वी तट पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके डेल्टा क्षेत्र में, और केरला और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ये जो जलोढ़ मृदा है ना, ये नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से ला कर ना मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी गई हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा बेसिकली दो प्रकार की होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट इनके दो प्रकार हैं। पूछा भी जाता है एग्जाम में कि खादर क्या है, बांगर क्या है, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो पहले प्रकार की अगर मैं बात करूं जलोढ़ के, तो खादर। खादर खादर क्या है? अब नदी के पास में जो है बाढ़ क्षेत्र में पाई जाती है ये खादर। ठीक है, बाढ़ क्षेत्र में, और इसे जो है ना नदी द्वारा प्रत्येक वर्ष इसका नवीकरण किया जाता है, और इसे जो है नई जलोढ़ भी कहा जाता है, और ये जो होती है ना बहुत उपजाऊ होती है। दूसरा प्रकार है बांगर। बांगर क्या है भाई? अब ये जो है ना नदी से दूर वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, और ये हर वर्ष नदी द्वारा नवीकृत नहीं हो पाती। और यही मेन डिफरेंस है खादर और बांगर में, कि खादर जो है प्रत्येक वर्ष नवीकृत होती है, ठीक है, और बांगर जो है प्रत्येक वर्ष नवीकृत नहीं होती, इसलिए इसे पुराना जलोढ़ कहा जाता है। यानी कि ये जो है अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। आई होप खादर बांगर में आप अंतर डिफरेंस जो है समझ गए होंगे, और ये दोनों जो है जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं। ठीक है, और क्या इसके बारे में जानना जरूरी है? जलोढ़ मृदा जो है ना भारत में पाई जाने वाली सभी मृदा में सर्वाधिक उपजाऊ है जलोढ़ मृदा। बांगर क्षेत्र में ना खुदाई करने पर चूना पदार्थ की जो है कई ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि नदियों द्वारा लाई गई हैं। ठीक है, इस मृदा में बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस, इनकी जो है कमी पाई जाती है, और चूना और पोटेशियम जो है इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है इसमें? चूना और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की थोड़ी कमी पाई जाती है। अच्छा, ये तो की मैंने बात जो है जलोढ़ मृदा की। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा लाल मिट्टी की। लाल मिट्टी क्या है? ये जो लाल मिट्टी है ना, ये भारत का दूसरा, ध्यान रखेंगे, सेकंड लार्जेस्ट मृदा वर्ग है। ठीक है, इसका परसेंटेज अगर मैं बताऊं आपको तो 18% भाग में जो है लाल मृदा पाई जाती है। अब इसका रंग लाल क्यों होता है ये भी आप जान लीजिए। लाल किस कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। ठीक है, दक्षिण भारत में जो है ये पठारी भाग में पूर्वी तरफ पाई जाती है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड में पाई जाती हैं, और पूर्वोत्तर भारत में भी पाई जाती है। और अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल में मैं इसकी बात करूँ तो ये जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, और लाल मिट्टी जो है ना प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अच्छा, लाल मिट्टी भी हो गई। अब बात करेंगे काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? कपासी मृदा भी कहा जाता है, रेगुर मृदा भी कहा जाता है, लावा मृदा भी कहा जाता है। अब ये किस किस क्षेत्र में पाई जाती है ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में जो जो चीज़ पूछी जाती है वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये सबसे पहले तो उत्तरी कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और अगर मैं उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में झांसी और ललितपुर
पुर के क्षेत्र में पाई जाती है। और इन क्षेत्रों में ना इसे करेल मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? करेल मृदा। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अगर मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है चेरनोजम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चेरनोजेम किस मृदा को कहा जाता है। तो चेरनोजेम जो है काली मृदा को कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहा जाता है। क्यों? काला सागर के उत्तर में ना यूक्रेन और यूएसए में ग्रेट लेक्स के पश्चिम में ये पाई जाती है, इसलिए। ठीक है। और क्या है? काली मृदा जो है लावा चट्टानों के टूटने से बनी मृदा है। दक्कन के पठार और मालवा का पठार ना प्रमुख मिट्टी है। ठीक है यहाँ पे। और सबसे अधिक जो है ये कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। जिस प्रकार लाल मिट्टी जो है तमिलनाडु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, उसी प्रकार काली मृदा जो है महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी भाई अब इसकी कुछ विशेषता तो होगी। तो इसकी विशेषता ये है कि इसकी ना जल धारण जो करने की क्षमता होती है ये बहुत अधिक होती है, यानी कि शुष्क कृषि जल बच वाली सिंचाई पर ना आधारित के लिए ये जो है उपयुक्त है। अगली मिट्टी है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल। अब ये कौन सी सॉइल है ये भी देख लीजिए। ये इस मृदा का निर्माण जो है दो प्रमुख परिस्थितियों में होता है। सबसे पहली स्थिति में आपको बता दूं कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, और दूसरा है अधिक गर्मी वाले क्षेत्र में। बेसिकली ये 3 जगहों पे पाई जाती है। एक है वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट तट पर, ओडिशा के तट पर, और शिलांग के तट पर यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में बेसिकली ये ज़्यादा पाई जाती है, असम की मिकी रेंगमा पहाड़ियों पे। ठीक है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है केरल, उसके बाद महाराष्ट्र में। तमिलनाडु के शिवराय पहाड़ियों की कुछ मात्रा में भी पाई जाती हैं। ईंट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है ये मिट्टी। ठीक है। ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की इसमें कमी पाई जाती है, और आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की इसमें जो है प्रचुरता पाई जाती है। और अधिक वर्षा के कारण ना और जो है इसके सूखने की जो है सिलिका पदार्थ के निक्षालन हो गया, और इसलिए इसे जो है निक्षालित मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। तो पर्वतीय मृदा के बारे में बात की थी मैंने, पर्वतीय। तो जाहिर सी बात है जो हिमालय के साथ पाई जाती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो ह्यूमस की इसमें अधिकता होती है, जिस कारण ना इसमें अम्लीय गुण आ गए हैं, और इसलिए पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है, और ये जो है पूर्ण विकसित मृदा जो है नहीं मानी जाती। ठीक है। इसी प्रकार लवणीय मृदा की मैं अगर बात करूं तो ये कहाँ पाए जाएंगे? ये अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे। अधिकांश हरित क्रांति वाले क्षेत्र जैसे कि पंजाब, हरियाणा और जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और इस मृदा को ना रे और कल्लर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इसमें जो है बरसीम, धान, गन्ना, इन सब की खेती जो है इन जो है मिट्टियों में होती है। आई होप आपको प्रकार समझ में आ गए होंगे। तो अगला सब टॉपिक है मृदा के गुण। तो मृदा के एक गुण हो तो मैं बताऊं, बहुत सारे गुण हैं। आपने मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई है। अब आइए हम जो है मृदा के गुणों को जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। अब देखिए, मृदा में जल का अंतःस्त्रवण दर। बूझो और पहेली ने 50 सेंटीमीटर और गुणे 50 सेंटीमीटर साइज के जो है 2 वर्ग अंकित किए, और जिसमें से एक उसके जो है घर के फर्श पर और दूसरा जो है कच्ची सड़क पर बना था। उन्होंने 2 समान आमाप की बोतलों को जो है पानी से भर लिया, और उन्होंने एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थानों पर एक एक बोतल जो है पानी डाल दिया। उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा पानी जो है वर्ग की सीमा के बाहर बह गया और अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी जो है अवशोषित हो गया। अब बूझो को आश्चर्य ये हुआ कि दोनों वर्गों में पानी के अवशोषण में अंतर क्यों था। तो आइए अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे। अब इस क्रियाकलाप के लिए आप जो है कक्षा के सभी छात्र 3 समूह में या दल में बना लें। दल ए, बी और सी में रख दीजिए। आपको ये मालूम करना है कि किसी दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेजी से मृदा में से नीचे चला जाता है, और आपको एक खोखले बोतल या फिर कह लीजिए पाइप की आवश्यकता होगी। और ये सुनिश्चित कर लीजिए आपकी प्रत्येक दल समान व्यास के पाइप का ही उपयोग करे, और ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए दिए गए कुछ सुझावों पर आप विचार जो है कर सकते हैं।
तो अगर संभव हो तो एक अमाप के साइज की 3 छोटे टिन के डब्बे लेकर उसकी तली को काट सकते हैं। और यदि पीवीसी पाइप यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड के पाइप जो है उपलब्ध हो 5 सेंटीमीटर व्यास के, तो इसके जो है 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट ले और उसका उपयोग करें। ये देखिए, ठीक है, अंतःस्रवण दर को मापना। और जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित करें वहां पाइप के लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसाकर लगा दें और पाइप में धीमे धीमे 200 ml जल डालिए। अब 200 ml जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। अब उस समय को नोट डाउन कर ले जब आपने जल डालना शुरू किया, और जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित यानी कि अंतःस्रावित हो जाए तो पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट करिए। और ये ध्यान रखें कि पाइप में डालते समय पानी ना तो छलके और ना ही पाइप के बाहर गिरे। अब 200 ml जल के जो है मृदा में अंतःस्रावित होने लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्रवण दर की गणना जो है इस सूत्र द्वारा कर सकते हैं। तो अंतःस्रवण दर इज इक्वल टू जल की मात्रा ml में बटे अंतःस्रवण की अवधि। उदाहरण के लिए देखिए, अंतःस्रवण दर में जो है जल की मात्रा 200 ml है और अवधि कितनी है 20 मिनट, तो 10 ml पर मिनट की दर से जो है अंतःस्रवण हो रहा है। तो जो है अपने दल द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में ना अंतःस्रवण दर की जो है गणना कीजिए। अपने निष्कर्षों की तुलना जो है अन्य दलों के मृदा नमूनों के अंतःस्रवण दर से कीजिए। देखिए, मृदा में जो है अगर मैं रासायनिक गुणों की बात करूँ तो मृदा में बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, जो घुलित अवस्था में होते हैं और जिनका एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण जो होता है ना वो पौधों की जड़ों द्वारा किया जाता है। और ऐसे कई मिनरल्स जो है कई मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जो सॉइल है ना, जो मिट्टी है, इसमें घुले हुए कुछ खनिज तत्व अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर, हाइड्रोजन, अमोनिया, ठीक है। और कई जो है ऋण आवेश वाले भी जो होते हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रेट हो गए, नाइट्राइट हो गए, क्लोराइड हो गए, बाइकार्बोनेट हो गए, सल्फेट हो गए, फास्फेट हो गए, ये सब मृदा में पाए जाते हैं। और अगर मैं मृदा में ऑर्गेनिक मैटर की बात करूँ तो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं जो कि पौधों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ना पौधे और अन्य जीवधारियों की मृत्यु के पश्चात क्या करते हैं कि बैक्टीरिया और कवकों द्वारा ना अपघटित किए जाने के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, जो कि मिट्टी में जो है मिले हुए होते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ना बढ़ाते हैं। और इसी प्रकार बनता है ह्यूमस। कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस ही तो है, इसका निर्माण होता है। और इसी के कारण ना मिट्टी का रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। और इसकी शीर्ष मृदा यानी कि टॉप सॉइल में जो है इसकी अधिकता जो होती है अधिक होती है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो मिट्टी के बहुत सारे गुण हैं, ठीक है, कई सारे खनिज पदार्थ, ऑर्गेनिक जो है बहुत सारे जो है चीज़ें पाई जाती हैं। तो अब यहीं समाप्त करती हूँ। अगले पार्ट में जो है हम मृदा में नमी के बारे में और मृदा और फसलों के बारे में, आई होप अगले पार्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको गाइस, ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेनिफिशियल फॉर यू, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव, ठीक है। गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।